लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन किया था कि ट्रांजिस्टर क्या है और ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही ट्रांजिस्टर में कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, उनमें किस प्रकार की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, उन सभी पार्ट में इम्प्योरिटी का ऑर्डर क्या है और साथ ही तीनों पार्ट का साइज ऑर्डर क्या है। फिर उसके बाद में हमने यह भी देखा था कि ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह में हम किस प्रकार पहचानें कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है ट्रांजिस्टर के लिए वोल्ट एम्पियर संबंध। और इस वोल्ट एम्पियर रिलेशन में हम वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन कौन सी वोल्टेज है और कौन सी करंट है, ये हमें देखना होगा कि हम किस वोल्टेज और किस करंट के रिलेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो प्रकार के जंक्शन ट्रांजिस्टर में मिले थे। एक जंक्शन था अपना एमिटर बेस जंक्शन, ईबी जंक्शन, और दूसरा जंक्शन था अपना सीबी जंक्शन, उत्सर्जक आधार जंक्शन संधि। साथ ही तीन प्रकार की करंट भी हमने देखी। एमिटर करंट थी, बेस करंट थी और कलेक्टर करंट थी, आईसी। और चूंकि हमें दो प्रकार के जंक्शन मिले हैं इसमें, एक ईबी जंक्शन और एक सीबी जंक्शन, तो ईबी जंक्शन के बीच में क्या वोल्टेज है और दूसरा जंक्शन था अपना सीबी जंक्शन, उस जंक्शन पर क्या वोल्टेज है। तो हमें करंट और वोल्टेज की बात करें तो हमें दो तो वोल्टेज मिलती है। वो वोल्टेज है एक तो ईबी जंक्शन के बीच में और एक सीबी जंक्शन के बीच में। और तीन प्रकार की हमें करंट इसमें मिलेगी ट्रांजिस्टर में, एक एमिटर करंट, एक बेस करंट और एक कलेक्टर करंट। तो वोल्ट एम्पियर रिलेशन में इन दोनों वोल्टेज में से कौन सी वोल्टेज है और इन तीनों करंट में से किस करंट के बीच का रिलेशन, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं। तो जाहिर है कि दोनों वोल्टेज में से कोई एक करंट होगी किसी एक समय में, दोनों वोल्टेज में से कोई एक वोल्टेज होगी किसी एक समय में, और तीनों करंट में से कोई एक करंट होगी। उस वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन है वो हमारे यहाँ वोल्ट एम्पियर रिलेशन कहलाएगा। अब देखना यह है कि वोल्टेज कौन सी है और करंट कौन सी है। जब हमने ट्रांजिस्टर का अध्ययन किया था तो ट्रांजिस्टर के तीन भाग मुख्यतया अपने सामने आए थे, और वो तीन भाग कौन कौन से थे वापस रिमाइंड कर रहे हैं कि एक तो था एमिटर भाग, एक था अपना बेस पार्ट और एक था अपना कलेक्टर पार्ट। इन तीनों ही पार्ट से हम ट्रांजिस्टर में तीन लीड को निकालते हैं जहां से वायर को जोड़ना होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में।
3 टर्मिनल रहेंगे, एमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। लेकिन जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट को सर्किट में जोड़ते हैं तो हमें कम से कम 4 टर्मिनल की तो ज़रूरत होती है। और वो 4 टर्मिनल कौन से हैं? 2 टर्मिनल तो इनपुट होते हैं, जिनको इनपुट टर्मिनल कहते हैं, और 2 टर्मिनल आउटपुट होते हैं, जहां से हम आउटपुट लेते हैं। ये कोई बॉक्स के रूप में अपने एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट बना है। यदि इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ना है तो हमें कितने टर्मिनल की आवश्यकता होगी? कम से कम 4। ये 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल। लेकिन हम यदि ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर में तो केवल 3 ही टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। यदि इस ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में जोड़ना है तो हमें कम से कम 4 टर्मिनल तो चाहिए, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। लेकिन ट्रांजिस्टर में टर्मिनल कितने हैं? 3। तो चौथा टर्मिनल कहाँ से लाएं? तो चौथे टर्मिनल के लिए क्या करते हैं? इन तीनों टर्मिनल में से हम किसी एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं। किसमें? इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, कि वह टर्मिनल इनपुट के लिए भी काम में आएगा और वही टर्मिनल आउटपुट के लिए भी काम में आएगा। अब हमने किस टर्मिनल को कॉमन किया है वो हम एमीटर को कॉमन कर सकते हैं। वह टर्मिनल हम बेस भी ले सकते हैं जिसको कॉमन करना है, और वह हम संग्राहक कलेक्टर सी भी ले सकते हैं। यदि हमने बेस टर्मिनल को कॉमन किया है जब भी ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ रहे हैं, और उसमें यदि हमने बेस टर्मिनल को कॉमन किया है तो वह कहलाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। यदि हमने एमीटर टर्मिनल को कॉमन किया है तो वो तरीका कहलाता है ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ने का कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। और यदि हमने संग्राहक सी को कॉमन किया है इनपुट और आउटपुट टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल में, तो वो जो ट्रांजिस्टर को जोड़ने का तरीका है वो कहलाता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। तो हम ट्रांजिस्टर को विद्युत परिपथ में 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, अभिविन्यास कहते हैं। और वो कौन कौन से आए? एक तो आया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। एक आया कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। और एक आया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। अब सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन। और जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर हमने काम में लिया है वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर।
अब इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस जो है ये बेस वाला पार्ट ही है। इस टर्मिनल को हमने इधर आउटपुट में भी काम में लिया है और इधर इनपुट में के लिए भी काम में लिया है। अब यहाँ पर एमीटर और बेस के बीच में एक अपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, बैटरी जोड़ी है, और वो बैटरी को किस प्रकार से जोड़ा है कि यहाँ पर ई बी संधि फॉरवर्ड बाइस में रहे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कार्य करें, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ई बी संधि जो है वो तो फॉरवर्ड बाइस में रहे, फॉरवर्ड बाइस, और सी बी संधि जो है वो रिवर्स बाइस में रहे, रिवर्स बाइस। इसलिए यहाँ पर जो बैटरी जोड़ी है उस बैटरी के हाई वोल्टेज को तो हमने पी भाग से जोड़ा है, ये वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर में, और एन भाग को हमने लो वोल्टेज से जोड़ा है, इधर बेस पार्ट को बैटरी के लो वोल्टेज से। तो इस प्रकार से ईबी संधि फॉरवर्ड बाइस में जुड़ जाएगी और सीबी जंक्शन को हमें रिवर्स बाइस में जोड़ना है। तो सी भाग जो है वो है पी एंड पी पार्ट। तो पी पार्ट को बैटरी के लो पोटेंशियल से जोड़ा है, लो वोल्टेज से, और इसी आउटपुट के लिए बी पार्ट को हमने बैटरी के हाई पोटेंशियल से जोड़ा है। तो इस प्रकार से ए बी संधि तो फॉरवर्ड बाइस में जुड़ जाती है और सी बी संधि जो है वो रिवर्स बाइस में जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर देखें वोल्टेज को, तो वोल्टेज को तो लिखा है हमने वी ई बी से, सब स्क्रिप्ट ई और बी है, और सी बी संधि के बीच के वोल्टेज को लिखा है वी सी बी से। अब यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि जो टर्मिनल हमने कॉमन किया है उसको सब स्क्रिप्ट के बाद में, दो सब स्क्रिप्ट है ई और बी, यानी बी को बाद में लिखेंगे, ई को पहले लिखेंगे, जो कॉमन है उसको बाद में लिखते हैं, और दूसरी वोल्टेज है वी सी बी, यानी जो कॉमन है उसको हम बाद में लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है। दो जंक्शन के बीच में क्या क्या वोल्टेज है, वो वोल्टेज वी ई बी है और वी सी बी है, लेकिन जो कॉमन पार्ट है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो ये वोल्टेज लिखने का एक तरीका है। दूसरा, अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखें तो इनपुट के लिए तो दो टर्मिनल काम में आ रहे हैं, अपना ई और बी, और आउटपुट के लिए काम में आ रहे हैं सी और बी। तो ई और बी के बीच का जो सर्किट है ये वाला, ये तो कहलाता है इनपुट सर्किट, निवेशी परिपथ, और सी और बी के बीच का जो सर्किट है वो कहलाता है आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट। और ये था अपना इनपुट सर्किट। तो दो प्रकार के सर्किट मिले अपने को, एक इनपुट सर्किट और एक आउटपुट सर्किट। अब इनपुट सर्किट में देखें तो करंट कौन सी है, कॉमन करंट तो ध्यान रखिएगा बेस करंट है, उसको नहीं लेना अपने को, वो कॉमन है। ये जो बेस टर्मिनल था ये अपना कॉमन था, तो जो बेस करंट है वो तो कॉमन है, वो इनपुट वाले में भी है और आउटपुट सर्किट में भी है, तो उसको तो हम यह कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें बच गई, तो इनपुट सर्किट में करंट है आई ई, वो तो कहलाएगी इनपुट करंट।
और इनपुट सर्किट में वोल्टेज है VEB, तो वो कहलाएगी इनपुट वोल्टेज VEB। आउटपुट सर्किट में करंट है IC, तो वो करंट कहलाएगी आउटपुट करंट IC। और वोल्टेज है VCB, तो ये वोल्टेज कहलाएगी आउटपुट वोल्टेज VCB। अब हमें ये जो अभिविन्यास मिला है, कॉन्फ़िगरेशन मिला है ट्रांजिस्टर का, उसमें 4 वेरिएबल मिले, और वो 4 वेरिएबल कौन से हैं? इनपुट करंट IE, इनपुट वोल्टेज VEB, आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCB। अब ये जो ट्रांजिस्टर हमें मिला है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, इसका क्या बिहेवियर रहेगा, किस प्रकार से ये वर्क करेगा, इसका या ट्रांजिस्टर के व्यवहार को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करें, तो उस बिहेवियर को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ वक्र खींचेंगे। किसके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच में। और उन वक्रों का जो समूह मिलेगा अपने को, वो समूह कहलाएंगे अभिलाक्षणिक वक्र। क्या कहलाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब वह अभिलाक्षणिक वक्र जो मिलेंगे अपने को 2 प्रकार के मिलेंगे। यदि आपने वह वक्र इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में खींचे हैं, तो वो कहलाएगा निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। और यदि वही वक्र आपने आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में खींचा है, तो वो कहलाएंगे निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। एक हो गया निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और दूसरा हो गया निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। जब हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे तो आउटपुट वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे, कि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो वक्र खींचा गया है वो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र होगा। और यदि हमने इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हुए आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में वक्र खींचे हैं, तो वो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र होंगे। अब इनका व्यवहार किस प्रकार का होगा, वक्र किस प्रकार के प्राप्त होंगे, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।